हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मैम कमेटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे थे। हाँ, वो कमिटी मेरे ख्याल से हो गया था, हम लोगों ने उसको खत्म कर डिसएडवांटेज लिया तक था। हुआ था मैम। क्या? डिसएडवांटेज तक हो गया। हाँ, तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया है, तो अब फॉर्मल इनफॉर्मल थोड़ा सा डिस्कस करके ऑर्गेनाइजिंग खत्म ही हो जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कुछ और बच्चे ज्वाइन करेंगे, वेट करूँ क्या? यस बस मैम। मैम आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, अभी पहुंचे। ट्रैफिक है आज। और मैम ऑटो भी नहीं मिल रहा है अब बहुत। ऐसे ही होगा, स्कूल खुल गए ना तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा इस समय में। सुबह मॉर्निंग 8 से 9 के बीच में, और ये वो जाते समय जब खत्म होता है दोपहर के टाइम में, 2-2:30 बजे के टाइम में, 1 से 2 के ढाई के बीच में भी ट्रैफिक रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर देती हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे वर्ड से ही क्या समझ में आता है? कुछ डिफरेंसेस आप लोग को मालूम है तो बताइए। ऑफिशियल और इनऑफिशियल। ऑफिशियल और जो अनऑफिशियल हो, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, और कुछ ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, मान लो किसी का हॉबी है पेंटिंग या क्रिकेट खेलना या फिर सोशल सर्विस करना किसी तरह का, तो वो उस तरह के संगठन में जुड़ जाते हैं या वैसा संगठन बना लेते हैं जिसकी मदद से वो सोसाइटी में या अपने इंडिविजुअल गोल को फुलफिल कर सके, है ना? तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और क्या होगा, और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? एक ऑफिशियल ऑफिशियल बोले, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पर्पज से बना जाता है, और एक अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पर्पज से हम बनाते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं? थोड़ा भी सोच कर बोलिए। मैम इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो लाइकिंग के बेसिस पे बनता है, जो बिल्कुल, आप अपने इंटरेस्ट, अपने मेंटल लाइकिंग डिसलाइकिंग इसके हिसाब से आप चुनते हैं, ठीक है ना? ऑप्शनल होता है, आप चुन करके सेलेक्ट करते हैं। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से टास्क असाइन किया जाता है। उसमें आपके लाइकिंग को नहीं, बल्कि आपके ड्यूटी को, आपके क्वालिफिकेशंस को, आपके एलिजिबिलिटी को ध्यान में रख करके आपका पोजीशन या हायरार्की बनाया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब वो लंबे समय के लिए चलते हैं, एक बार आ जाए एग्जिस्टेंस में तो। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेम्पररी इन नेचर, यानी कि वो ठीक है, कुछ कुछ संगठन है जो महीने 2 महीने साल 2 साल भी चल सकता है, और कुछ संगठन बहुत जल्दी अपने पर्पस को जैसे ही उनका पर्पस फुलफिल हो जाएगा वो डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है, राइट? तो वो टेम्पररी होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, वो फॉर्मली अपने अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो भी टेम्पररी होते हैं। उनके पास भी कोई ये नहीं होता है कि उनको कोई ऑफर लेटर मिला हो, वो एक्चुअली ज्वाइन करते हैं, और अगर उनका ट्रांसफर हो गया या वो मूव ऑन कर रहे हैं उस एरिया से किसी दूसरे एरिया में, या फिर उनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर अब इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, तो वो कभी भी छोड़ सकते। देखो, म्यूजिकल ग्रुप होता है ना शहर में, राइट? जो म्यूजिक के पर्पस को, म्यूजिक को परस्यू करने के लिए या अपने उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन कोई उस पे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि आपको ये करना है, इतना दिन तक आपको ये कैरी ऑन करना है। तो आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, हॉबी को परस्यू करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं, राइट? यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ओवरऑल देखेंगे डिफरेंसेस, तो ये कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग होता है। इसमें कोई पॉलिसी, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो चेंजिंग होता है, टेम्पररी इन नेचर होता है, एवर डायनामिक होता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स नहीं होते, कोई वेल डिफाइंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। जो लीडर्स भी होते हैं वो लीडर्स अपने चरिस्मेटिक पर्सनालिटी के कारण लीडर्स बन जाते हैं। उनके अंदर जो लीडरशिप स्किल होता है जिसके कारण लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर उनको अधिक काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उस चीज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ना कि कोई पोजीशन है या कोई एग्जामिनेशन पास करके आप उसके सीनियर बने होते हैं, है ना? ठीक है,
और इसके अलावा जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से या फिर किसी भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप इसमें नहीं होता है। फ्रीडम होता है लोगों के बीच में शेयर करने का, अभी है मेंबरशिप कंट्रीब्यूट करने का, या फिर उसको आसानी से आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे कोई नॉर्म्स नहीं होता, बल्कि मेंबर्स जो होते हैं वो खुद अपने नॉर्म्स बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोड बाय नॉर्म्स, रूल्स, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बिना वहां पे रन नहीं किया जा सकता है, राइट। ये सारे डिफरेंसेस हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के। इसके अलावा और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, अब हम ये देखेंगे कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके क्या बेनिफिट होंगे फॉर्मल सेटअप में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये पहले भी देख रखा होगा, जब हम इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे तो हॉथरन एक्सपेरिमेंट में एक बार इसको दिखाया गया था कि कैसे इनफॉर्मल ग्रुप्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं, फॉर्मल एजेंडा को या फॉर्मल गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प और इट असिस्ट इन accomplishing the work faster, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, इनफॉर्मल लोगों के कंट्रीब्यूशन द्वारा आप ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल होते हैं उसको आप अधिक ज्यादा फास्टर वे में अचीव कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है कि फॉर्मली यू आर मैम आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रही है क्या? यस नो मैम ठीक आ रही है। यहाँ पे मुझे इंटरनेट तो ठीक दिख रहा है, बट आई डोंट नो अगर ब्रेक हो रही होगी तो एक बार चेक करना, या फिर वापस से ज्वाइन करके देखो विनीता। ओके ठीक है, अगर बाकी लोगों को ठीक आ रही है तो ओके। मैंने क्या बताया कि इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग द वर्क फास्टर, यानी कि काम को जल्दी खत्म करने में ये हेल्प करता है। इसलिए क्योंकि जब आपको फॉर्मली यू आर ऑथराइज्ड और या फिर आपको वो ड्यूटी डेलीगेट की गई है वो काम करने की, तो आपको जो टाइम है उस टाइम में आप काम करोगे। लेकिन जब आपका इनफॉर्मल या सेंटिमेंटल या कोई इमोशनल या डेडिकेट ऐसा कमिटमेंट हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कब होगा, जब आप उससे रिलेटेड फील करेंगे, बिलोंगिंगनेस जब आपको लगेगा। कई बार हमको कई जगह से या किसी आदमी से या किसी चीज से या किसी काम से बिलोंगिंगनेस फील होता है कि ये मेरे से रिलेटेड वर्क है, ठीक है ना, ये मेरे परिवार की बात है या ये मेरे गांव समाज की बात है, तो हम वहां पे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ना। या फिर कहीं लगे कि दूसरे के घर का जानने लगे, उसमें माथा पचाना, ये उसके घर का प्रॉब्लम है वो देखेंगे, फिर वहां पे हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते, जितना रोल होता है उतना करते हैं, फिर घर आ जाते हैं। ये कैसे आपको पता चलेगा? जो इनफॉर्मल है मतलब वो आपकी ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन सिंस आप इतने कमिटेड हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, इतने जुड़े हुए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की, कि आपको लगता है कि थोड़ा अधिक काम करने पे भी अगर कल का कोई काम आसान हो जाता है, या कोई ऑडिट होने वाला है या कोई इंस्पेक्शन होने वाला, वो काम मेरे अधिक देर तक करने से अच्छा से होगा, सक्सेसफुल होगा, अच्छे से हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, वहां पे अधिक कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो फास्टर काम को करने का तरीका होता है। जो वीकनेस है फॉर्मल स्ट्रक्चर की, जो कमियां हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में, उसको भी खत्म करने में मदद करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन इनफॉर्मली अगर हमको कुछ कम्युनिकेशन मिला है तो मैं उसको कम्युनिकेट कर सकती हूँ। समझ में आया? अगर किसी कारण से जो फॉर्मल नोटिस है वो नहीं पहुंच पाई है आप लोगों तक, मान लेते हैं, लेकिन अगर मुझे वो मालूम है तो मैं इनफॉर्मली आपको बता दूंगी कि इस चीज के लिए तैयार रहना, ये 4 दिन बाद आप लोगों का ये टेस्ट होगा, राइट। फॉर्मल नोटिस हो सकता है 1 दिन पहले आए, राइट, लेकिन जो भी कमियां रह गई, जो भी अभाव है, वो इनफॉर्मली आप तक पहुंच गई, ठीक है। आप 4 दिन 5 दिन पहले से प्रिपेयर हो सकिएगा उस काम को करने के लिए, राइट। तो जो थोड़ी बहुत कमी रहती है फॉर्मल स्ट्रक्चर में, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप से आप दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, लेंदेन्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ कंट्रोल। इफेक्टिव स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको मालूम है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एक सुपीरियर हैंडल कर सकता है या मैनेज कर सकता है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है बहुत अधिक लोगों को एक ही मैनेजर या एक ही लीडर मैनेज कर ले। क्यों? क्योंकि लोग अपनी इच्छा से जुड़े हैं उस काम को करने के लिए, कोई उनको फोर्सफुली ऐड किया गया है। अगर फोर्सफुली कहीं आप जाएंगे काम को करने के लिए, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप काम, अगर आपको कोई देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तब तो आप काम करेंगे, नहीं तो आप काम
नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन जो काम करने की आपकी खुद की इच्छा है, जब आप अपनी मर्जी से जुड़े हैं, तो आप खुद ही कंट्रीब्यूट करने का पूरा कोशिश करेंगे। इसमें क्या होगा कि एक मैनेजर है, उसको मालूम है कि हम 4 ही लोगों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर 20 लोग भी जुड़ जाएंगे, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग रहेंगे, तो वो उनको गाइड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। उनको बहुत ज्यादा सुपरविजन की या बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ेगी नो मैम। नहीं। इसीलिए क्या हो सकता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत वाइड यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में। अच्छा, जो भी इट कंपनसेट्स फॉर वायलेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स का वायलेशन होता है, मान लो उसमें उसको नहीं फॉलो किया गया, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है, प्लान्स, उसको नहीं फॉलो किया गया है, उसको भी ये कंपनसेट करने का काम करते हैं। यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर में जितनी भी वो वैसी चीजें हो जो चीज अपने आप नहीं हो पा रही है, जिसको बहुत ज्यादा कमांड या कंट्रोल करने की जरूरत है, वो उन सब चीजों को भी ये क्या करता है। अगर आपके यहाँ इनफॉर्मल ग्रुप से या इनफॉर्मली पीपल जुड़े हुए हैं संगठन से या डिपार्टमेंट से, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आपके ही केस में आप लोगों ने ही केस वो दिया है, अभी प्रेजेंटेशन दिया है, राइट। तो बहुत सारे लोग जो आपके ग्रुप के मेंबर नहीं भी रहे होंगे, उनसे भी अगर आपने कुछ हेल्प मांगी होगी, या आपका अगर प्रेजेंटेशन नहीं वर्कआउट हो रहा है या फिर स्लाइड नहीं चल रहा, तो उन्होंने मदद की या क्यों की मदद? वो तो उस ग्रुप के लोग नहीं थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। उनको क्या उस मदद के लिए मार्क्स मिलने वाला है? इनफॉर्मली, है ना, वो इतना अपने क्लासमेट से अटैच है, या क्लासमेट का अच्छा चाहते कि इनका भी अच्छा जाए, जैसे मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ इसलिए इनका भी चला जाए, तो किसी ने किसी को लैपटॉप दे दिया होगा, पेन ड्राइव दे दिया होगा, चलो इसमें ले लो, इसमें जाकर के कर लो, है ऐसे हेल्प करते हैं ना। तो जो कमियां रह जाती है फॉर्मल सेटअप में, उसको क्या करते हैं हम, कंपनसेट करते हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप से, इनफॉर्मल सेटअप से, राइट। समझ में आया? एडिशनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो फॉर्मल है वो तो है ही, जैसे कि नोटिस है, ईमेल है, या फिर आपको जो फॉर्मली व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं वो तो है। लेकिन अगर कोई मैसेज उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, उसके लिए क्या होगा, एडिशनल चैनल आप लोग हो सकते हैं। और वो कैसा चैनल है, फॉर्मल नहीं, दैट इज नॉट ऑथराइज्ड चैनल। लेकिन ये क्या होता है, एक्सटेंशन है ना, उसी चैनल का एक्सटेंशन। वही नोटिस आप वैसे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं जो एडेड ऑलरेडी नहीं है इस ग्रुप में। समझ में आया? उसके लिए आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो ये इसी तरह इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें जो इनफॉर्मल लोग होते हैं या ग्रुप होते हैं, वो एक तरह से एडिशनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं, राइट। उसके बाद इमोशनल सपोर्ट, यानी कि काम करके कभी किसी को स्ट्रेस लग रहा हो, फ्रस्ट्रेशन लग रहा हो, या फैमिली प्रॉब्लम है, या वो काम नहीं कर पा रहा है, या ये कल नहीं आ पाएगा, तो क्या करता है वो शेयर करता है अपने कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ। और जूनियर्स उसको क्या करते हैं, उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, बोल देते हैं ठीक है तुम ये कर लो, तब तक मैं तुम्हारा ये काम हैंडल कर लूंगा, तब तक तुम 2 घंटे में ये काम करके आ जाओ। ये क्यों बोलते हैं? इसका कोई फायदा आपको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने वाला है। इस परफॉर्मेंस का ना कोई रिकॉग्निशन है, ना कोई रिवॉर्ड है, ना आपको प्रमोशन मिलने वाला है इतना ज्यादा हेल्पिंग होने पर। लेकिन आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप इनफॉर्मली जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ और उनके काम के साथ। तो जो इमोशनल सपोर्ट होता है आपस में एम्प्लॉयज एक दूसरे को देता है, ठीक है ना, चाहे वो स्ट्रेस वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल हो, जैसा भी हो, दे विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर सपोर्ट टू देयर कलीग्स, इनकरेज बेटर मैनेजमेंट। और एक फायदा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि वो मैनेजमेंट को और बेहतर होने में मदद करता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट के जो लूप होल्स है वो आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करने में या उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप से क्या कर सकते हैं, रिमूव या रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो निगेटिव है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? ओके, वर्क अगेंस्ट द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मान लो जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो अगर किसी चीज से नाखुश हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के किसी पॉलिसी से या ऑर्गेनाइजेशन के किसी ऐसे काम से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के अगेंस्ट जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक कर सकते हैं, है ना। सब लोग मिल जाए और स्ट्राइक कर दे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है वो फेल हो जाएगा। सही समय पे
वो उस काम को ना करे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, तो वो उस काम को नहीं करे। तो कई बार क्या होता है, जो अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वो कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देता है कि पर्पस को ही ध्वस्त कर देता है, ठीक है ना। जिस पर्पस से, जिस मोटिवेशन से, जिस गोल को अचीव करना पर्पस होता है, वो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग ज्यादा हो जाते हैं, है ना। इनफॉर्मल ग्रुप्स बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि देखो फॉर्मली अगर आप रिलेटेड हो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर आपका फॉर्मल जुड़ाव हो, तो क्या है, आपको डर रहेगा कि अगर मैंने ये काम किया या ये पॉलिसी को इंटरवीन किया या फिर इस काम को, इस चीज को फॉलो नहीं किया, किसी एक पर्टिकुलर प्लान को या पर्टिकुलर गाइडलाइंस को मैंने क्या किया कि उल्लंघन किया, अवॉइड किया, तो क्या होगा, मेरे ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या एक्शन लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि आप 4 बच्चे का एक ग्रुप है जो नॉर्मली किसी स्लम एरिया में जाता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, है तो बिल्कुल इनफॉर्मल सेटअप ये, राइट। तो अगर आप एक हफ्ते नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको कोई स्लम एरिया के जो बच्चे हैं आपको कुछ बोल सकते हैं, डांट सकते हैं उनके पेरेंट्स, या बोल सकते हैं कि आप क्यों नहीं आए, नहीं ना, क्योंकि ये आपका अपना मन मर्जी है, आप अपने मन से कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, और जब आपको मन करेगा आप नहीं कंट्रीब्यूशन देना बंद कर देंगे। फॉर्मल सेटअप में ऐसा होगा, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज से जुड़े हुए हैं और आप अपने आप से जाना बंद कर देंगे और 10 दिन बाद जाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों नहीं आए आप 10 दिन, राइट। तो वहां पे आपको कंट्रोल करना इजी है। फॉर्मल सेटअप में कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि दे आर गाइडेड बाय द रूल्स पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनफॉर्मल सेटअप में चूंकि कोई रूल नहीं होता, कोई पॉलिसी नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, इसीलिए आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर नहीं कर सकते कि कल उनका कैसा रहेगा, कल उनका वो आएंगे या नहीं आएंगे, उसको आज प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता और ना ही कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो लॉ एप्लीकेबल, राइट, है ना। आप अपने मर्जी से गए हैं, अपनी इच्छा से गए हैं और अपनी इच्छा से जा रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स। प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है कि अगर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे नहीं रहोगे, तो आप कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जनरेट करोगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब ये होता है, जरूरी नहीं कि वो इनफॉर्मल ही हो, ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी क्या हो सकता है कि फॉर्मली जो काम उनको दी गई है, जिस ड्यूटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उनकी फॉर्मल ड्यूटी है, ठीक है ना, वो उनको करना ही करना है। लेकिन इसके साथ अगर आपको मैंने ऐसे ही कोई और काम असाइन कर दिया, ठीक है, ये भी ले आना, राइट, इसके साथ तुम्हारा क्लास लेने आओगे, काम करोगे, तो मेरे लिए सफल आना, सामान ले आना, मैंने बोल दिया ठीक है मैं ले आऊंगी, लेकिन मैं नहीं लेकर आई, तो क्या हुआ, आप जो दूसरा एक ऑल्टरनेटिव इंतजाम कर सकते थे वो भी नहीं किया, क्योंकि आप मेरे भरोसे रह गए और मैं ले भी नहीं आई, और मैं नहीं भी लाई, नहीं लेके भी आई, तो भी तुम कुछ कर सकते हो नहीं ना, क्योंकि मैं बाउंड नहीं हूँ, है ना। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इवन इफ प्रॉमिस करने के बाद भी कुछ फुलफिल नहीं करता है, तो क्या होता है, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, जो पहला पॉइंट बोल रहा है, सेकंड पॉइंट नंबर 2। और आपने उसके भरोसे रह करके और कोई प्रैक्टिकल जो एक्चुअली हो सकता था वैसे ऑल्टरनेटिव पे विचार भी नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि आपको लगा कि वो कर ही देगा। तो इससे क्या होता है कि आप नंबर ऑफ प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव जो है उसको भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, अगर आप डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेटअप पे, तो ठीक है। इंक्रीजेज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक्टिविटीज, यानी कि जो भी काम को खत्म करने में जितना नॉर्मल समय लगना चाहिए, इससे अधिक समय लग सकता है। क्यों? ये कौन जवाब देगा? इट इंक्रीजेज द टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी एक्टिविटीज। यस, कोई बोलो इसका जवाब। मैम कभी कभी कुछ लोग ग्रुप बना के अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में रूमर्स अभी फैलाने लग आपके जाते हैं। प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन का ही एग्जांपल ले लो ना, आपके प्रेजेंटेशन में जो टाइम लगना चाहिए, मान लो कि वो 10 दिन में या एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन सिंस सर्टेन ग्रुप्स आर नॉट वेरी मच सिंसियर, उनको नहीं लगता है कि बहुत सिंसियरिटी से ये काम करने की जरूरत है, तो 1 महीने 1.5 महीने से चला आ रहा है ये काम, हो रहा है ना। एक्टिविटी को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यू आर नॉट वेरी मच एसोसिएटेड विद ऑल दीज थिंग्स। इसी चीज को अगर मैं इंटरनल मार्क्स से जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या होगा, सिंसियरिटी बढ़ जाएगी,
बढ़ जाएगी कि नहीं, सिंसियरिटी बढ़ जाएगी कि ये खत्म करना, अदरवाइज हम इंटरनल में फेल कर दिए जाएंगे। तो आप अपने आप आपकी एक्टिविटी कंट्रोल हो गई, लेकिन आपको पता है कि ये इंटरनल का मार्क्स का पार्ट नहीं है। आप क्या करो, मन मर्जी से, कभी मन है तो दोगे, नहीं मन है तो नहीं दोगे। एंड ये इट इलोंगेट्स टू कंप्लीट द एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी जो है हफ्ते भर में हो सकता था, वो महीने दिन से चला आ रहा है, राइट। आपको कोई काम असाइन कर दिया, मैंने काम तो असाइन कर दिया और आपने प्रॉमिस भी कर दिया कि ये हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं। क्यों आपके लिए बहुत जरूरी? क्योंकि आपके दिमाग में है कि इस काम को नहीं कंप्लीट करने से मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मुझे किसी चीज से निकाला नहीं जाएगा, मुझे कोई इस तरीके का फियर नहीं है, थ्रेट नहीं है। तो आप क्या करोगे, वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रहेगा, है ना। क्योंकि आप प्रायोरिटाइज उन काम को ज्यादा करते हो, पहले करते हो जो आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काम इंपॉर्टेंट होते हुए भी आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई फियर नहीं है, तो आप इसके ये काम आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आ जाएगा। और इस जैसे ही वो नीचे आएगा, वैसे क्या होगा, ये कंप्लीट होने में जो एक दिन लगता वो 4 दिन लगने के बाद भी शायद कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे इसको बाद में कर लेंगे। बाद में इसलिए कर लेंगे क्योंकि इसके नहीं करने से मेरा तुरंत डायरेक्ट कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर, समझ में आया। एंड देन स्प्रेड रूमर्स, जैसे ही एडिशनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनेगा इनफॉर्मल ग्रुप, तो ठीक है, आप उसको सही जानकारी भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसको गलत जानकारी भी तो दे सकते हैं। जो रूमर्स फैलते हैं वो कैसे, आप व्हाट्सएप से जो रूमर्स फैलाए जाते हैं वो क्या फॉर्मल वे है? नहीं है। वो चीज सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब तो सोशल मीडिया पे रूमर्स फैलाने वाले के लिए एक अलग से सेल बनाया गया है, जिसपे एक्शन लिया जाता है उन सारे लोगों को जो गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया साइट पर। अदरवाइज ये कितना आसान हो गया ना, व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी गलत जानकारी, कोई भी कविता कोई भी लिखता है, उसके नीचे हरिवंश राय बच्चन का नाम टैग करके घुमाया जाता है। जब आप रियल में गूगल करेंगे तो आपको लगता है नहीं, ये कोई हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखा, ये गुलजार ने नहीं लिखा है, ये किसी ऐसे ही किसी और पोएट ने लिखा होगा, और नाम किसी अच्छे नामचीन कवियों का डाल करके और उसको स्प्रेड करते थे, और लोगों को लगता है ये सच में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो ये बहुत आसान है ना र्यूमर को स्प्रेड करना, राइट। और आप बोल सकते हैं बाद में अगर पकड़े जाए तो अच्छा मुझे मालूम नहीं था, गलती हो गई, इतना छोटा सा है ना। तो ये बहुत आसान है इनफॉर्मल वे में। आप क्योंकि फॉर्मली जब आप कोई नोटिस देते हैं या कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप उसके रिलायबल होने का, ठीक है ना, उस नोटिस के रिलायबल होने का, उस फैक्ट्स के सही होने का लास्ट में आप एक टिक साइन करते हैं, राइट, कि दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर ट्रू टू माई सेंसेस एंड नॉलेज, राइट। आपके हिसाब से जितने इंफॉर्मेशन ऊपर फर्निश किए गए वो सारे सही इंफॉर्मेशन है, राइट। आप उसको इस चीज पे सिग्नेचर करते हो, और सिग्नेचर करने के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे तुमने अपने सीवी के ऊपर जो भी मार्क्स लिखे हैं, ठीक है ना, और नीचे आपने साइन किया, राइट। सीवी समझ में आया ना, रेज्यूमे सीवी, या जो तुम बायोडेटा भी बोल सकते हो उसको, फॉर दैट मैटर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये इसके नीचे हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना एक लाइन की ये सारे ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिए गए वो सही है, एंड देन आपका सिग्नेचर होता है। दैट मीन्स उसमें कुछ अब गलत नहीं है, और अगर गलत हुआ तो 420 का मामला हो सकता है ये, ठीक है ना। जानबूझकर ठगी या धोखाधड़ी कर रहे हैं आप, ये भी किया जा सकता है। होता है ना, गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दो और पकड़े जाने पे कैसे हो जाता है, फिर आपको एकदम रिस्ट्रिकेट किया जाता है हमेशा के लिए उन सब चीजों से। लेकिन वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो फॉर्मल चैनल है ना। वो फॉर्मल चैनल है जहाँ पे आपसे ये सत्य की का ऑथेंटिकेशन किया जाता है। लेकिन ये जो इनफॉर्मल चैनल है, इसमें जो मर्जी बोल दो, कुछ एक्शन नहीं होगा, राइट। कुछ एक्शन नहीं होगा तो र्यूमर्स यानी गलत न्यूज को भी फैलाने में ये इनफॉर्मल सेटअप है उतना ही इक्विवेलेंट योगदान देता है। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो समरी है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का समरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिलेशनशिप द्वारा गाइड किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए सेम लाइकलीनेस के बेसिस पर हम जुड़ते हैं। कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। और इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हुआ, जो टेस्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, कम्युनल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे बने होते हैं, ठीक है। इनको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं।
डिफरेंसेस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने लास्ट में दिया है। क्या डिफरेंसेस ये तुम लोग जानते हो, है ना? इसको बताने की जरूरत है? जब भी हम लाइन एंड लाइन स्टाफ पढ़ते तो मैं डिफरेंसेस बताते ही जाती थी। यहाँ एक ऑथोरिटी है, यहाँ दो ऑथोरिटी है। यहाँ पे एक ऑथोरिटी कमांडिंग ऑथोरिटी है और दूसरी जगह पे कमांडिंग एंड एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देने के लिए है। डिसिप्लिन लाइन ऑथोरिटी में कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है कंपेरेटिवली, एंड लाइन एंड स्टाफ में भी स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इसके मुताबिक थोड़ा कम होता है, क्योंकि दो जो लाइन मैनेजर होता है उसको मालूम होता है कि हमारे पैरेलल में कोई एक और भी है जो मेरे एक्टिविटीज को देख रहा है। और ठीक है, पहले क्या था कि आपको डायरेक्ट कोई आपके ऊपर नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर तो है लेकिन वो आपको कमांड नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो इस हिसाब से वो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखेगा, बहुत ज्यादा किसी के ऊपर अपने आप को फोर्स या इम्पोज करने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए बिट लूज। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स क्या है? लाइन एग्जीक्यूटिव्स है। यहाँ पे लाइन यानी जर्नलिस्ट और स्टाफ यानी स्पेशलिस्ट, दोनों एग्जीक्यूटिव्स है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन, राइट, और लाइन एंड स्टाफ में पार्टली सेंट्रलाइज्ड एंड पार्टली डिसेंट्रलाइज्ड, है ना? थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड है और थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी बहुत सारे डिसीजंस लाइन मैनेजर खुद ले सकता है और बहुत सारे डिसीजंस के लिए उसको स्टाफ अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, फिर वो डिसीजन लेता है। ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होंगे? मोस्टली लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही होगा, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सिंस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसीलिए यहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ भी होते हैं और लाइन भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा होगा क्योंकि साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लाइन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंसेस है। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पूछना है? ये तो नेक्स्ट डे से हम लोग प्लानिंग शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है ऑर्गेनाइजेशन में किसी को? नहीं। मानवी, अभिषेक? यस मैम, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम जैसे आप कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में बताई थी, एक ग्रुप ऑफ मतलब पीपल को ऑर्गेनाइज किया जाता है मतलब पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ टेम्पररी पर, जैसे मैंने एनडीआरएफ का एग्जांपल आपको दिया था कि एनडीआरएफ की टीम जब आती है, मान लो वो किसी डिजास्टर से रिलीफ दिलाने के लिए आती है, उसको उस डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। तो जब तक डिजास्टर है तब तक वो हेल्प करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, और जब एक बार वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे फिर वो काम करने लगेंगे, या फिर जो भी उनका डिपार्टमेंट रहेगा उसमें वो चले जाएंगे, राइट। तो कुछ एक जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए उस कमिटी को बनाई जाती है, और कुछ परमानेंट नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स मैंने बताया था आपको कि टॉप लेवल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कमिटी होता है वो क्या है, लगभग परमानेंट ही नेचर का होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के कमिटी मेंबर होते हैं, और जब तक ऑर्गेनाइजेशन होगा तब तक चलता रहता है, वो डिसीजन लेते हैं। तब और कुछ पूछना मानवी, तुम्हारा सवाल और है इसके आगे? यस मैम, स्पेशल पर्पस कमिटी मतलब जो इसको क्यों स्पेशल मतलब पर्पस से बनाया गया है, स्पेशल पर्पस कमेटी ही हुआ ना। जैसे एनडीआरएफ बनाया गया, मान लो यहाँ पे मैंने कहा था जैसे पटना में फ्लड आई थी, तो फ्लड रिलीफ देने के लिए एक कमेटी को, एक संगठन को गठित करके भेजा गया कि आप जाइए वहां पे, और वहां पे जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा करिए, उनको बचाइए, उनको घरों से निकाल करके सुरक्षित जगह पे पहुंचाइए। समझ में आया? तो वो तभी तक रहेगी ना जब तक फ्लड है, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगी ना वो कमेटी। यस मैम, यही पूछना था कि मतलब दोनों मतलब टेम्पररी बेसिस पे होता है, तो मैम इसको क्यों सेपरेट किया गया? तो फिर नहीं मैम आप नहीं, बता हाँ हाँ, वो परमानेंट भी होते हैं। कुछ परमानेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी होती है वो परमानेंट नेचर का भी हो सकता है। ओके मैम। ठीक, और कोई सवाल? और किसी को कुछ पूछना हो? यस मैम। पूछिए। मैम लाइन रिलेशनशिप में से क्लास में किए थे। क्या? लाइन अच्छा, रिलेशन लाइन रिलेशनशिप क्या होता है? लाइन रिलेशनशिप क्या होता है, कौन बता सकता है? कोई भी अपने आप क्लास में ही अभी देखते हैं लाइन रिलेशनशिप क्या होता है, या लाइन ऑथोरिटी को समझा दो तो लाइन रिलेशनशिप खुद समझ में आ जाएगा।
मैम रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जिसमें सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम देते हैं और वो उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल यही है लाइन रिलेशनशिप। लाइन रिलेशनशिप देखो, लाइन ऑथोरिटी का मतलब होता है जो सीनियर है वो अपने इमीडिएट जूनियर को जो भी काम डेलीगेट करते हैं उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ पावर या अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हैं ड्यूटी के साथ साथ, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको लाइन रिलेशनशिप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड होता है, टॉप टू बॉटम की तरफ होता है। वो अथॉरिटी देने का मतलब है पावर देना, फ्रीडम देना, उस काम को खत्म करने के लिए जो ड्यूटी आपने असाइन की है। जितनी अथॉरिटी चाहिए, जितना फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए फ्रीडम देना, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए फ्रीडम देना, ये सब जब दिया जाता है सीनियर द्वारा जूनियर को तो हम इन दोनों के बीच में लाइन रिलेशनशिप बोल सकते हैं। और ये डायरेक्ट वर्टिकल फ्लो में होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल में मैं दे सकती हूँ कि मेरे इमीडिएट बॉस, मान लो कि मेरे इमीडिएट सर हैं नीतीश सर, उन्होंने जो मुझे काम दिया वो मैं करूंगी। अगर मेरे से नीचे कोई होता तो मैं उसको काम देती, तो वो मैं उसके लिए लाइन अथॉरिटी हो गई हूँ। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ ये फ्लो करता है और टास्क भी दिया जाता है और अथॉरिटी भी दी जाती है कि जितना आपको काम दिया गया उस काम को आप इस अथॉरिटी को यूज करके, इस फ्रीडम को यूज करके उस काम को एग्जीक्यूट करिए और कंप्लीट करिए। ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच में लाइन रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। जबकि कोई ऐसा बॉडी जो आपको सिर्फ कंसल्टेशन दे रहा, आपको सिर्फ सजेशन दे रहा, एडवाइस दे रहा, आप जब भी प्रॉब्लम में आते हैं आप उनसे संपर्क करते हैं, कंसल्ट करते हैं और वो आपको अपने जो वैल्यूएबल इनपुट्स होते हैं, वैल्यूएबल एडवाइस होता है वो देते हैं और उसके बाद वो आपको कुछ नहीं करते। अब आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे दैट इज अप टू यू। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम स्टाफ रिलेशनशिप कहते हैं और इस अथॉरिटी को स्टाफ अथॉरिटी कहते हैं जो आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा है। ठीक है, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो आपको कमांड नहीं कर रहा है। और कोई सवाल? ये समझ में आया? यस और कोई सवाल? नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्लानिंग। ठीक है, मैं भी अटेंडेंस ले लेती हूँ। कुछ क्वेश्चन है तो तब तक पूछ सकते हो तुम लोग। मैम आप इससे पहले तो प्लानिंग पढ़ाए थे। किसका सवाल था ये? चांदनी। चांदनी, इससे पहले हम प्लानिंग भी पढ़ाए थे, इससे पहले हम इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन भी पढ़ाए थे, डिसीजन मेकिंग भी पढ़ाए थे, सब पढ़ाए थे। ये रिवीजन हो रहा है और अब रिवीजन भी खत्म होने की तरफ है। ठीक है, और कुछ मैम रिवीजन में भी हो गया था। हाँ, क्या प्लानिंग हो गया था क्या? यस मैम। मैम हो गया था। अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर व्हाट नेक्स्ट? हाँ, प्लानिंग के बाद ही तो ऑर्गेनाइजिंग है। सॉरी चांदनी, मुझे बोलना था एक्चुअली स्टाफिंग। हाँ, गलती से वो प्लानिंग मेरे मुंह से निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टाफिंग तो पढ़ाना ही नहीं है तुम लोगों को, तो पॉलिसीज मैम पढ़ाएंगे, पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज पढ़ाएंगे। यस, पॉलिसीज पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज पढ़ाएंगे एंड देन डिसीजन मेकिंग और फिर कम्युनिकेशन, उसके बाद द एंड। राइट? यस मैम। ठीक है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना चांदनी, ज्योति और किसी को भी? हो तो जल्दी जल्दी तुम लोग पूछ लो वो सारे क्वेश्चंस। है पर बहुत पहले वाला है। कोई बात नहीं, लिख के रखना, क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बहुत पहले वाला भी है तो क्या हो गया? ठीक है ना? अब उसको ज्यादा लंबा मत खींचिए, जितने भी प्रॉब्लम्स है ना उसको पूछते जाइए। ठीक है। ठीक। ठीक है, 1, कौन कौन है 1 to 10 में ये बता दो। मैम 5। मैम 4। एक सेकेंड, 4 मैम 5। बना देती हूँ। 5 हो गया, 6 मैम। 4 भी हो गया, ओके, 6 भी हो गया। यस, और कोई 10 तक है? ओके, 10 to 20। 15। 11। 11। 15। 11 के बाद 15।
16 16 20 तक हो गया. 20 to 30. मैम 28. 28. 25 मैम. ओके. 25 मैम. हाँ हो गया. और कोई 30 तक में? और कोई 30 to 40. 37 मैम. ठीक है. 43 मैम. 43 मैम. 33. यस मैम 33. एक मिनट. ओके 33 हो गया एंड 37 हो गया. एनीबॉडी बिटवीन 30 to 40? 43 मैम. 43 to 40 के बाद हुआ ना. 40 to 50 के बीच में और कोई? 43 हो गया. मैम 44 44. मैम 49. ठीक है. 49. 50 to 60? 60. 56. 56. और कोई? 60. 60. 60 to 70 हो गया. 60. मैम 64. 64. मैम 57 भी है. 57. 57 ना. यस मैम 57. ओके ठीक है. 64. 68 मैम. 68 68. मैम. 63 63. ठीक है. और कोई 60 to 70 के बीच में? 70 to 80? नो वन. 80 to 90? 89 मैम. 19. 89. 90. और हो गया. 91, 92, 93, 94, 95, मैम 96, 91. 91. मैम. 92 मैम. 92. ओके. और कोई? 95, 94, 96. ठीक है. एक मिनट था. 19 स्टूडेंट. आज तो और भी बच्चे मुझे दिखे थे क्लास में. मैम लीव कर गए. तो बिना अटेंडेंस बनाए कैसे लीव कर गए वो लोग? एक टाइम मुझे 25, 24 स्टूडेंट्स तक दिखे था. कोई बात नहीं, क्योंकि अटेंडेंस तो इतने ही बच्चे का बन पाया है अभी तक. मेरे ख्याल से 19 स्टूडेंट्स का मैंने अटेंडेंस बनाया है आज. हाँ 19 स्टूडेंट्स का ही बनाया. तो उन्होंने मार्क नहीं करवाया होगा तो फिर उनका छूट जाएगा. ठीक है. ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज. ठीक है ना. एंड टाइप्स ऑफ. ठीक है. आपके जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे भी है उसको डिस्कस कर लो. ठीक है.